पहले आपने अजय बहल को जी। चुना था। अजय को हमने लिया था। अजय की बीए पास को देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ था, बट अजय और हमारे प्रोडक्शन की कुछ काइंड ऑफ तालमेल में प्रॉब्लम था। माय सिस्टर मिसेस सहगल, जो हैंड्स ऑन जो प्रोडक्शन हैंडल करती है, जब उससे नहीं बनी अजय की, तो मैंने कोशिश की एक दो मरतबा। फिर मैंने देखा कि इस किस्म की फिल्मों में अगर आपको कंटिन्यूसली एक मैरिज काउंसलर का रोल प्ले करना पड़ेगा तो फिर तो वो फिल्म बात बन नहीं सकती फिर। कि भैया क्या, अगर शादी में ऐसे ही हनीमून फेज में ही झगड़े शुरू हो गए हैं तो फिर शादी चलने वाली नहीं। तो ऐसे में फिर ये आए और इसने आके हमारे प्रोडक्शन हाउस जो बड़े प्राउडली कहता है कि हम तो लो कॉस्ट फिल्में बनाते हैं, हम प्रोडक्शन हमसे सीखो। हमको इसने बहुत सिखाया कि भैया ये आपके रेफरेंसेस पुराने हैं, हम जो बना के देंगे आपको, उससे आपको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट हंसल ब्रॉट अ न्यू डिसिप्लिन टू दी विशेष फिल्म बैनर। तो हंसल साहब, आप जनरली लो कॉस्ट सिनेमा बनाते हैं, कंट्रोल्ड आई कॉल यू द बजट। मोस्ट डेंजरस फिल्म मेकर इन इंडिया, क्योंकि बिग आइडियाज एट दी लो कॉस्ट। ये चाइना की तरह है। चाइना जो है रॉ मटेरियल में जो मुल्क जो है जो माल खरीदता है उसमें मेल अपना माल बेचता है। अब इसका हाथ पकड़ना तो नामुमकिन नहीं। ये हमारा फॉर्मूला था। आज की तारीख में 21st सेंचुरी के सेकेंड डेकेड में, look at this man left of me. He is the most dangerous filmmaker in this country in terms of ideation, in terms of integrity, and in terms of understanding of the cost of filmmaking. खुद करता था कुछ। तो कैसे आप ये अचीव करते हैं? मेरा मेरा मानना है कि एक फिल्म मेकर, मुझे जब भी कोई असिस्ट करने आता है, मैं बोलता हूँ कि बजटिंग सीखो पहले। कि एक डायरेक्टर को बहुत ज़रूरी है बजटिंग समझना, क्योंकि दो तरह की फिल्म होती है। एक फिल्म होती है वो जो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करती है, और दूसरी होती है जो रिस्क को मिनिमाइज करती है। कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाली फिल्म बहुत लिमिटेड होती है, जिसमें मतलब तीन खान या कोई हो, तो वो मतलब आप उसमें सोचते हो कि बहुत सारा प्रॉफिट बन सकता है। बाकी सारी फिल्मों में बहुत ज़रूरी है कि आपको रिस्क मिनिमाइज करना चाहिए, और वो मेरा बिजनेस मॉडल है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं रिस्क मिनिमाइज करूँ प्रोड्यूसर का, तो वो मुझे अपनी फिल्म बनाने देगा। और एक डिजिटल मीडियम ने थोड़ा सा लिबरेट किया है। जब शाहिद से पहले हम फिल्म पे शूट करते थे, तो वो एक अलग डिसिप्लिन था जो मैंने सीखा था। और मैं जब भी सेट पे जाता था, तभी भी हैरान होता था कि भाई 100 लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। शाहिद से जब मुझे पता चला कि भाई शाहिद बन नहीं सकती अगर आपको 100 लोगों का यूनिट हो। हाँ नहीं, 100 करोड़ से कम में अगर फिल्म बनानी है तो ऐसे तो नहीं बनेगी। तो डिजिटल ने मुझे, मतलब डिजिटल का मैंने एक्चुअली, उसने मुझे सिखाया। डिजिटल ने मुझे एक स्टूडेंट बनाया और मैं दोबारा सीखा। शाहिद मेरा मतलब MBA था। मैंने एक नया कोर्स किया और उससे सीखा कि भी 12 लोगों की यूनिट के साथ मैं फिल्म बना सकता हूँ। आज अगर मैं इससे डबल बजट में फिल्म बनाता तो मुकेश जी मुझे ये फिल्म नहीं बनाने देते। कितना पैसा खर्च हो गया इस फिल्म में? मेरे ख्याल में द होल थिंग इज विदिन 5 करोड़। विदिन 5 करोड़। अच्छा, और प्रमोशन में? आई थिंक बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। कितना होगा पता नहीं। देखिए साहब, हम तो आजकल मेकअप रूम, अपना मेकअप वैन के बगैर काम ही नहीं कर सकते हैं। Exactly. बिना मेकअप वैन के इन्होंने ऐसे मुंबई के एरियाज में शूट की जहां पर हम सालों साल रहते हुए भी नहीं गए हैं, और वहां पर जाके शूट करना और इतने इमोशनल सीन शूट करना, ये तभी पॉसिबल है जबकि डायरेक्टर के अंदर एक बिल्कुल एक 100% कमिटमेंट है टुवर्ड्स दैट विजन विच इज हिज। जैसे मेरी बेटी कह रही थी आलिया कल कि शी सेज कि इट इज पेनफुली ऑनेस्ट, एंड शी वाज स्पीचलेस। जिस अंदाज से उसने आके पत्रलेखा को गले लगाया, मुझे लगा कि अगर ये नौजवान पीढ़ी है जिसका ये रिस्पॉन्स हुआ है, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को बाकी बच्चों से अलग नहीं समझता हूँ, उसकी कॉन्शियसनेस, हिंदुस्तान की कॉन्शियसनेस एक ही है। ये रिस्पॉन्स हिंदुस्तान का होगा, एंड हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। इंडस्ट्री जो है उसकी समझ मुल्क के बारे में वो है नहीं जो मुल्क है। हंसल जी, मुझे ये बताएं कि आपने रियल लोकेशंस पर शूटिंग इसलिए भी की क्योंकि ये कहानी इस किस्म की है, सिर्फ बजट वाज द कंस्ट्रेंट, या बिकॉज द स्टोरी डिमांडेड? एक होता है ना कि स्टोरी डज नॉट डिमांड पुटिंग अप सेट्स, रियलिस्टिक सेट्स भी आप लगाओ, मगर ज्यादा बेटर लगेगा अगर आप रियल लोकेशंस पर शूट करो। ये हर डायरेक्टर का अपना एक नज़रिया होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे कैरेक्टर्स अगर उन जगहों में ही शूट करे जहाँ पर उनको रहना है, तो मेरे लिए वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस जो है वो बना रहता है, क्योंकि वो वहाँ के जो साइट, साउंड्स एंड स्मेल्स जो है वो उसको महसूस कर रहे हैं। और
इसीलिए मतलब मेकअप वैन ना लेके जाने का उसमें इतना कुछ कॉस्ट नहीं बढ़ता है, लेकिन उससे जनरेटर आते हैं, वो सारी चीज़ें वो हमको एलियनेट कर देती कहीं से। और ये फिल्म हम उनकी दुनिया में झांक रहे हैं, उनकी दुनिया में हम जी रहे हैं, तो हम उनसे अलग नहीं हो सकते, क्या बात, अलग होके बहुत अच्छी उनकी बात। दुनिया को नहीं देख सकते। आपको कहीं ये डर नहीं खाया जा रहा था कि इस किस्म की लव स्टोरी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ शायद इसकी ऑडियंस है या नहीं है? देखिए, मैं तो उन फिल्म से बड़ा हुआ हूँ, बिमल दा की फिल्म्स देख के, भट्ट साहब की फिल्म्स देख के बड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि ये सारी सफल फिल्म्स थी, कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स थी, और उनमें हमेशा मुझे लगता था कि ये मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहानियाँ थी, और उन कहानियों को लेकर मैं बड़ा हुआ हूँ, और वो सफल थी। तो मुझे लगता है कि हमने मतलब डर के मारे उनको कहना बंद कर दिया, क्योंकि हम क्या है फॉलो करते हैं, तो हमारे स्टार्स क्योंकि हमेशा सूट पहन के और चॉपर से बाहर निकलते, तो हमें लगता है कि यही देखना है लोगों को, क्योंकि हमारे स्टार्स ये कर रहे हैं। वी हैव नॉट चैलेंज द ऑडियंस। ये बात आपने हाँ, मुझे लगता है कि वी हैव नॉट चैलेंज देम। वी हैव, हमारी हिंदुस्तानी फिल्म्स का जो ट्रेडिशन है कि वो हमने मतलब कहीं पर खो दिया है। ये हमारे क्राफ्ट में और स्किल में ना, मैं खुद उसका एक हिस्सा था। फिल्म्स दैट आर पर्सनल, मतलब गुरुदत्त की सारी फिल्में, प्यासा वाज अ पर्सनल फिल्म। जो फिल्म्स दैट आर पर्सनल, दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनल, वो मतलब जो मेरे दिल को छुआ है वो ऑडियंस के दिल को छुएगा ही, ये मेरा मानना है। मेरी बीवी ने एक बात कही कल देख के, फिल्म कल ट्रायल देखे, कि ये उन लोगों की कहानी है जिनके तरफ हम देखना चाहते नहीं है, मगर पिक्चर आपको मजबूर करती है देखने के लिए।